नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लेके आते हैं, साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी आपके लिए हमारे गेस्ट देते हैं। और आज सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ बिटपन मजूमदार है, bmazumdar.com के टेक्निकल एनालिस्ट हैं। अनुज गुप्ता हैं, वीपी कमोडिटी एंड करेंसी IIFL सिक्योरिटीज से। साथ ही हमारे साथ दिव्या गगलानी हैं, कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट है एक्सिस सिक्योरिटीज से। और साथ ही हमारे पास दो ऐसी खबरें हैं, उस खबर पर बात करने के लिए एग्री ट्रेडर सुनील बलदेवा साहब होंगे, और साथ ही जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट और CACP के पूर्व चेयरमैन अशोक गुलाटी सर भी होंगे। तो आप सभी मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात आज कच्चे तेल की कर लेते हैं। जिस तरह से तेजी कच्चे तेल में दिख रही है, करीब करीब 17% की तेजी हम महीने भर में देख चुके हैं, $120 के ऊपर आ चुका है। इस पर हमने एक बड़े एक्सपर्ट से भी बात की, फिरुद्दीन साहब से बात की थी, ET नाउ से बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा था वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। उनका मानना है कि क्रूड के दाम 85 से $90 के बीच में आगे रहने चाहिए, मतलब यहाँ पर आके बाजार यहाँ पर सेटल हो सकता है। युद्ध खत्म होने के बाद और यूरोप के प्रतिबंध हटने पर दाम में तेजी से गिरावट आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्लोबल मंदी की आशंका 25% से भी कम है। साथ ही उनका ये भी मानना था कि प्रतिबंध और मांग में कमी आने से रूस युद्ध रोकने वाला नहीं है। स्ट्रैटेजिक रिजर्व से कच्चे तेल की काफ़ी मात्रा निकाली गई थी। कुछ बड़े बयान उनकी तरफ से आया। लेकिन क्रूड में अब आपको आज क्या करना चाहिए, ये सबसे पहले बात कर लेते हैं। अनुज जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल को लेकर? जिस तरह की तेजी दिख रही है, क्या अभी यहाँ से और तेजी की गुंजाइश दिख रही है क्या आपको? विष्णुमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, क्रूड का भाव आप देखें तो $120 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और MCX में भी देखें तो करीबन 9,200 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से डिमांड यहाँ पर बढ़ी है, हमने देखा था लास्ट वीक US की इन्वेंट्री करीबन 5 मिलियन बैरल से डाउन होती हुई दिखाई दी थी, जिससे हमने काफ़ी चेक्स भावों में सपोर्ट आते हुए देखा था। हालांकि OPEC मेंबर्स करीबन 6.5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाने में सहमत हो गए हैं, मगर अगर देखें तो 6.5 लाख काफ़ी कम क्वांटिटी है, क्योंकि जितनी डिमांड है करीबन 11-12 बैरल पर डे के हिसाब से जो डिमांड है उसके मुकाबले काफ़ी कम जो है यहाँ पर सप्लाई देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी भी सप्लाई साइड जो काफ़ी शॉर्टेज है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना अब लॉकडाउन से ओपन होता हुआ दिखाई दिया है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कॉरिडोर है वो स्टार्ट होता हुआ दिखा है, तो उससे कहीं ना कहीं जो डिमांड है कच्चे तेल की वो यहाँ पर बढ़ सकती है। और डिमांड का ही असर हम देख रहे हैं कि भाव अगेन अब $120-122 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा टेक्निकल ट्रेंड बना है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर कर रहा है। साथ में US के अंदर ड्राइविंग सीजन स्टार्ट हुआ है, और आगे विंटर सीजन की डिमांड के चलते भी क्रूड में कुछ हम तेजी आते हुए देख रहे हैं। और साथ में हरिकेन सीजन जो है वो स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर हम देखेंगे क्रूड ऑयल की जो यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स है, वो कुछ यहाँ पर बंद होती हुई दिखाई देंगी मेंटेनेंस के लिए, तो क्रूड की सप्लाई अगेन हट होती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि अभी जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड में है, एक अप ट्रेंड में है। हमें लगता है कि जल्दी ही क्रूड के भाव 125 से लेकर $128 तक के लेवल को छू सकते हैं। MCX में हम मान के चल रहे हैं कि भाव ऊपर में 9,500 से लेकर 9,700 तक के लेवल को दिखा सकता है। तो जिस तरीके से फंडामेंटल फैक्टर्स में चेंजेस हैं और जो सप्लाई सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन है वो अभी भी कायम है, हमें लगता है कि उससे क्रूड के भावों को सपोर्ट मिलेगा और हम आगे क्रूड के भावों में तेजी आते हुए और देखेंगे। बिटपन, आपको क्या लग रहा है, टेक्निकली कैसा दिख रहा है कच्चा तेल यहाँ से? देखिए, टेक्निकली तो चार्ट में मोमेंटम अभी पॉजिटिव में भी है, और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन से मार्केट में तेजी दिख रहा है। लेकिन फिर इस रेट में मार्केट में थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा करेक्टिव मूव होना चाहिए। और दूसरी बात जो एक फंडामेंटली अनुज ने बताया कि जिस बार का हरिकेन जो सीजन है, इस बार जो नोवा का प्रेडिक्शन है, मेरे हिसाब से वो भी अबव नॉर्मल है। और दूसरा से और एक है गैसोलीन का डिमांड है US में, तो वो भी मार्केट का सपोर्टिव हो रहा है प्राइसेस के लिए। और तीसरा और एक चीज है जो वर्ल्ड मार्केट प्रीमियम, अभी मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम वही चल रहा है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मैं भी ये मान के चलता हूँ कि क्रूड ऑयल को शायद कहीं ना कहीं $85-90 आना है गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखिए, मार्केट में तो ये शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम है चलता रहेगा, बट विल टेक सम टाइम टू स्टेबलाइज। और अगर मैं आज के लिए क्रूड देखता हूँ तो मुझे लग रहा है इमीडिएटली मार्केट में एक शॉर्ट बनेगा। अगर वो ट्रेडिंग इमीडिएट प्राइसेस में देखते हैं तो मेरे हिसाब से 9,270 के आसपास अभी फिलहाल के लिए MCX का प्राइस चल रहा है। ये यहाँ से 100-150 रुपए का एक गिरावट दिख सकता है, और वहां से शायद थोड़ा सा बाइंग इमर्ज हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे बहुत स्विंग्स रहेगा। अगर किसी को ट्रेड करना इमीडिएट प्राइसेस में तो 93.30 के ऊपर स्टॉप लॉस ला के एक ट्रेड बना सकते हैं शॉर्ट, 91.50 तक एग्जिट बनता है, और मुझे लग रहा है कि 91.50 9100 से बाइंग इमर्ज हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म का ट्रेड, लेकिन मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड शायद अभी ये पिक बनेगा या $120-125 तक पिक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल में थोड़ा स्टेबलाइजेशन जरूरी है। और जिस तरह से
डिमांड का बात चल रहा है, इट्स नॉट अबाउट डिमांड, क्योंकि जो भी कमोडिटीज में मोस्टली इंपैक्ट करता है सप्लाई साइड, और सप्लाई कम है कंपेयर टू द डिमांड। तो सप्लाई जब मार्केट में रियली आएगा और जो वार में निकल जाएगा तो प्रोबेबली $90-85 क्रूड ऑयल में आने के लिए टाइम है, लेकिन इमीडिएटली नहीं लग रहा है। तो फिलहाल मेरे ट्रेडिंग परस्पेक्टिव के लिए यही नोटेड सर। चलिए एक और अहम खबर है, हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि एमएसपी में इस बार भारी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। खबर हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 5 से 20% तक एमएसपी में बढ़ोतरी हो सकती है और 2022-23 के खरीफ सीजन के लिए इसका ऐलान जल्द होने का अनुमान है। हमारे साथ अशोक गुलाटी साहब है, पूर्व चेयरमैन है सीएसीपी के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर जिस तरह से इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं किसानों के लिए, क्या जो सरकार की जो बढ़ोतरी की तैयारी है 5 से 20%, इतनी कॉस्ट में बढ़ोतरी के बाद आपको लग रहा है कि ये पर्याप्त है क्या? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ी है, डीजल का बढ़ा है, पेस्टिसाइड बढ़ा है, जितनी सीपीआई बढ़ रहा है ओवरऑल, तो उससे जो पहले दौर चल रहा था जहां 1 से 5% तक की वृद्धि होती थी, उससे तो ज्यादा होगी। 5 से 10%, 15% कहाँ तक ले जाएंगे ये तो सीएसीपी जानता है या सरकार जानती है। मैं तो अब उस कॉरिडोर में हूँ नहीं, लेकिन ये जरूर है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे ऑयल सीड्स हैं, उसमें उम्मीद ज्यादा है बढ़ने की, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्टेड ऑयल है वो बहुत महंगा हो गया है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए उसका अच्छा एमएसपी बढ़ाने की जरूरत है। और राइस का जहाँ तक सवाल है, पैडी का, वो बहुत स्टॉक्स जो पड़े हुए हैं इस समय 3 गुना पड़े हुए हैं, जो चाहिए हमें बफर स्टॉक नॉर्म से 3 गुना ज्यादा है, तो उसमें थोड़ी कम बढ़ोतरी की उम्मीद है। यानी दलहन तिलहन पे के एमएसपी पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, वहाँ पे बढ़ाना चाहिए, और स्टॉक ज़्यादा है तो राइस के एमएसपी कम भी बढ़ोतरी कम भी हो सकती है। सर अब अगला सवाल होगा, सरकार का तो इन फसलों के एमएसपी बढ़ाने पर जोर है ही, लेकिन फूड सब्सिडी का प्रेशर जिस तरह से सरकार पे बढ़ रहा है, इससे कितनी दिक्कतें बढ़ेंगी? क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, बाकी सब्सिडी भी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये कितनी बड़ी चिंता है सरकार के लिए? देखिए ये इस बारी जो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर है, इसमें फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी तकरीबन टोटल 4.5 से 5 लाख करोड़ के बीच में होने जा रही है। और ये आप सोचिए कि टोटल जो टैक्स रेवेन्यू है सरकार का, जो असली रिसोर्स है, बाकी तो बोरोइंग्स हैं इधर उधर से, उसके लिए तो वो तो फ्यूचर की बोरोइंग होती है anyway। तो जो टैक्स रेवेन्यू होगा सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का, वो 20 से 21 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होने का। उसमें से 4.5 से 5 लाख करोड़ फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी होने जा रही है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये बर्डन तो बहुत जबरदस्त है, और उससे फिस्कल डेफिसिट सरकार कंट्रोल में रख पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इधर से अब फ्री अगर फूड देना चाहते हैं, उधर से फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, तो फिस्कल डेफिसिट भी फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर डालता है। तो या तो ऐसे रिसोर्सेज और जनरेट करे, कुछ अपने एसेट्स बेचे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, या जैसे एयर इंडिया को बेचा उस तरह से एक मासिव प्रोग्राम एसेट मोनेटाइजेशन का हो, तो उससे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सब्सिडी तो ये दोनों में बहुत ज़बरदस्त है। ओके गुलाटी सर, अब आपसे आखिरी सवाल ये होगा, जिस तरह से मॉनसून में देरी हो रही है, हालांकि आईएमडी ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन उस हिसाब की रफ्तार नहीं दिख रही है, तो क्या इससे इस बार बुआई पर असर होगा, दलहन बुआई पर और तिलहन की बुआई पर? साथ ही जिस तरह से कॉटन के दाम बढ़े हैं, तो महाराष्ट्र से ये भी खबर आ रही है कि कॉटन की तरफ ज़्यादा किसानों का फोकस है, तो क्या इससे दलहन उत्पादन और तिलहन उत्पादन पर कोई झटका लग सकता है क्या इस सीजन? देखिए इसमें अब अगर आप देखें तिलहन के दाम हैं वो भी बढ़े हैं, क्योंकि एडिबल ऑयल का प्राइस काफी बड़ा है, तो उस तरफ भी होता है। उधर से कॉटन के प्राइस बढ़े हैं, तो प्राइसेस तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट सभी चीजों के बढ़ रहे हैं सिवाय राइस के, तो वो फार्मर को फायदा हो सकता है। और जो मानसून का है वो अभी कहना बहुत
ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो आईएमडी ने कहा है कि मानसून नॉर्मल होने जा रही है, इनफैक्ट बेटर हो रही है कि 103% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो अभी तो आसार अच्छे ही लगते हैं कि जो सोइंग होगी वो ठीक हो जाएगी और होपफुली इस बार भी बम्पर क्रॉप एक्सपेक्ट करेंगे आप। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और बताया कि क्या स्थिति है। इनको लग रहा है कि बम्पर क्रॉप की स्थिति इस बार भी है, क्योंकि मॉनसून का जो अनुमान है वो अपर साइड में ज़्यादा है। 103%, जो पुराना अनुमान था 99% का शुरुआती अनुमान अप्रैल के महीने में, उसे बढ़ाकर आईएमडी ने 103% भी कर दिया था। तो उम्मीद है कि इस बार अच्छी बारिश होगी। हो सकता है शुरुआती देरी हो, लेकिन बुआई अच्छे होंगे और बम्पर उत्पादन का भी अनुमान है। चलिए, दालों पर भी बात करने के लिए हमारे साथ सुनील बलदेवा साहब है, जाने माने एग्री एक्सपर्ट है और जनरल सेक्रेटरी हैं एप्टा के। सर, स्वागत है आपका। सर, चने में काफ़ी गिरावट आ गई है, एमएसपी से करीब करीब 20% नीचे भाव आ गया है। और कितनी नरमी आएगी, क्योंकि जो स्टॉकिस्ट है या जिनके पास जो ट्रेडर है वो काफ़ी उनको परेशानी हो रही, क्योंकि इतने नीचे भाव की उम्मीद नहीं कर रहे थे किसी ने कि चने में इतनी गिरावट आएगी। क्या लग रहा है अब आगे? और महंगाई भी जिस तरह से जिस लेवल पे है, सरकार भी बहुत ज़्यादा बढ़ने देगी नहीं, तो किस तरह से कैसे काम होगा? देखिए विश्व मोहन जी, मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। 2017 में 18 के बाद जब दालों में तेजी आई तो सरकार का केवल फोकस जो था दालों की तरफ था, दालों का प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ था। लेकिन अभी आपने जैसे सुना, अशोक गुलाटी साहब के सुना, थोड़े दिन पहले मिनिस्टर साहब गडकरी साहब का भी एक इंटरव्यू चल रहा था कि आप चावल की तरफ नहीं जाके तिलहन की तरफ जाए। तो मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल में जो तिलहन में तेजी आई है उससे सरकार का ध्यान केवल तिलहन की तरफ आत्मनिर्भर का है, क्योंकि दालों में हम बेहतर पोजीशन में चले गए हैं। क्योंकि जो हम दाल 60 लाख टन तक इंपोर्ट करते थे, वो आज हम केवल 15 या 20 लाख टन इंपोर्ट करके हमारा काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि दालों सरकार का जो फोकस है वो तिलहन की तरफ है, उसका बुआई पे 100% इफेक्ट पड़ेगा। जहां तक अभी चने की आपने बात पूछी, मुझे ये लगता है कि चने के लोअर भाव जो है वो बनने थे, वो बन चुके हैं, क्योंकि चने का प्रोडक्शन अच्छा था और सरकार भी करीबन 24 लाख टन चने का प्रोक्योरमेंट कर चुकी है। तो एक ट्रेडर और मिलर को भी हमेशा डर रहता है कि जो भाव बढ़ेंगे तो सरकार का सप्लाई हो जाएगी, इसलिए वो स्टॉक की तरफ नहीं जाते हैं। इसलिए हमें ये भाव देखने को मिला है। लेकिन जुलाई से अक्टूबर तक चने का एक अच्छा डिमांड रहता है, तो मुझे लगता है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच में एक चने का अच्छा कमबैक हो सकता है। मैं बहुत बड़ी तेजी में नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एमएसपी के आसपास हो जाएगा, क्योंकि सरकार भी अपना यदि माल बेचना चाहेगी तो एमएसपी के आसपास ही बेचना चाहेगी। तो एक कंफर्ट लेवल है इस भाव में परचेज करने का, और एक 10 से 15% की रिटर्न इसमें अगले 3 से 4 महीने में हमें दिखाई दे सकती है। बढ़िया आपने कहा कि चने में अगर किसी को यहाँ पे तो कंफर्ट लेवल इनको दिख रहा है कि यहाँ से 10 से 15% की तेजी आ सकती है। सर, छोटा जवाब रखिएगा। सर, बाकी दालों को लेकर क्या स्थिति है? मानसून सीजन शुरू हो गया है, हालांकि रफ्तार नहीं दिख रही है, हालांकि आगे हो सकता है रफ्तार पकड़े मानसून। तो आपको लग रहा है कि बुआई बेहतर होगी और बम्पर उत्पादन की उम्मीद करें, जैसा गुलाटी साहब कह रहे हैं? आप भी सहमत हैं क्या? जी, देखा, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार का भी ध्यान तिलहन की तरफ है, इसी प्रकार से किसानों का ध्यान भी तिलहन और कपास की तरफ से है। तो मुझे लगता है कि जो तुअर, उड़द और मूंग की बिजाई इस मानसून की बारिश में होना है वो इफेक्टेड रहेगी। हाँ, बारिश यदि लेट होती है या कम होती है तो हो सकता है कि कुछ एरिया में दलहन की बिजाई हो जाए, लेकिन यदि मानसून अच्छा रहता है, यदि 15-20 जून के बाद, ऐसा सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 जून के बाद मानसून में थोड़ी बेहतर रफ्तार होगी, यदि वो होती है तो मुझे लगता है कि दूसरी फसलों की तरफ किसान जाएगा, दलहन की तरफ कम होएगा। तो मुझे ये लगता है कि आगे आने वाले 6-8 महीने दलहन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दाम को लेकर क्या लग रहा है? अच्छे रहेंगे तो क्या सर ट्रेडर्स वगैरह के लिए, कारोबारियों के लिए अच्छे रहेंगे, या किसानों के लिए, या कंज्यूमर्स के लिए? दोनों के लिए रहेगा। जो किसानों को भाव अच्छे मिलेंगे जो बुआई करेगा, क्योंकि जो बुआई यदि कम होती है, सोइंग कम होती है, तो जो किसान सोइंग करेगा उसको अच्छे मिलेंगे। और यदि कोई स्टॉक करता है इन भाव में, जैसा मैंने बोला इस भाव में चने का करे, या फिर हरी मटर काफी मंदी हो गई है, यदि इन सबका स्टॉक यदि हम इन सबका यदि हम स्टॉक करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बढ़त मिल सकती है। लेकिन हमें सोइंग को जरूर देखना होगा, इसके लिए हमें 10 जुलाई तक वेट भी करना होगा। और 10 जुलाई के बाद डिमांड 100% इस बार रहेगी, क्योंकि 10 जुलाई के बाद सब्जियां भी खत्म हो जाती है मानसून आने के बाद, आम भी इस बार कम है और फेस्टिवल सीजन भी चालू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है 4 महीने यदि डिमांड रहती है
तो डिमांड यदि रहेगी तो ट्रेडर हो, मिलर हो, ब्रोकर हो, स्टॉकिस्ट हो, सबके लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा समय होता है। शुक्रिया बलदेवा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और दलहन के मार्केट की पूरी स्थिति बताई, क्या कुछ चल रहा है और आगे दाम किस तरह के रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं, बिटूपन, अनुज और देव गगलानी। देव, आपसे पहली बार बात हो रही है, एक्सिस सिक्योरिटीज से हैं। सर, गोल्ड और सिल्वर से शुरुआत कर लेते हैं आपसे। क्या लग रहा है, बुलियन में जो तेजी दिख रही है, आपको लग रहा है कि आगे तेजी और बढ़ेगी यहाँ से? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी, शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने के लिए। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड जो है कुछ हफ्तों से एक रेंज में कारोबार कर रहा है, 51,500 से 50,000 के आसपास। लास्ट वीक हमने एक मोमेंटम देखने मिला, पर नॉन फार्म पेरोल डेटा जो आए यूएसए के एंड से, वो डेटा जो नेगेटिव थे, तो थोड़ा करेक्शन हो गया। तो उसके वजह से अभी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो एक रेंज बाउंड ही ट्रेड करेंगे। अभी डेटा जो पॉजिटिव आया है, तो उससे ब्याज दर बढ़ने की जो एक्सपेक्टेशन है वो और फास्ट हो जाएगी फेड के तरफ से, तो इन्फ्लेशन जो है और बढ़ेगा, तो उसका जो फायदा हमें सीधा गोल्ड पे देखने मिलेगा एज एन इन्फ्लेशन एज। अगर मैं टेक्निकल लेवल्स की बात करूँ तो कॉमेक्स गोल्ड जो है वो 4 आवर चार्ट में उसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, जो कि वो एक बुलिश पैटर्न है। तो 51,000 के आसपास एक अच्छा लेवल है, तो वहाँ पे हम बाई करके चल सकते हैं गोल्ड। स्टॉप लॉस हम 50,800 का रखें और टारगेट हम 51,500 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर भी एक आज हमने कैप अप देखने मिला है सिल्वर के अंदर। प्राइसेस जो है करीब 62,500 के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। काफी टाइम के हमने प्राइसेस एक 62,000 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखा हुआ है। अगर 63,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, अगर प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने मिल सकती है, और 64,000 और 65,000 के लेवल हमें आगे दिख सकते हैं सिल्वर के अंदर। चलिए अब बिटपन आप बताइए, आप क्या आज कहाँ पसंद कर रहे हैं ट्रेड करना, गोल्ड या सिल्वर? देखिए, मुझे अभी फिलहाल गोल्ड में जब तक 51,400 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं है तो मैं बुलिश नहीं बैठ रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि 51,430 के आसपास स्टॉप लॉस लाके 51,200 में शॉर्ट करने के लिए, वो भी मोमेंटम ज्यादा टारगेट नहीं, 50,700 के लिए। तो मैं फिलहाल के लिए थोड़ा डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई बड़ा तेजी नहीं है। जब तक अगर मार्केट 51,430 ब्रेक कर जाता है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तभी शायद यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है आपसे। जो रेंज बता रहे हैं वो रेंज में ही ट्रेड आपको करना है, नीचे के लेवल पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वहीं बिटकॉइन को लगता है कि ऊपर में जो उनका टारगेट है उसके आसपास में आप यहाँ पर बेच कर भी जा सकते हैं। तो रेंज का फायदा उठाइए, दोनों साइड से ट्रेड के मौके लग रहे हैं। आप किस साइड से ट्रेड करना पसंद करेंगे अनुज जी बुलियन मार्केट में आज? विश्वमोहन जी, देखिए अगर हम वीकली पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड धीरे धीरे जो अपना लोअर है वो ऊपर रिवाइज करता हुआ आ रहा है, और जो नीचे के लोज लेवल हैं वो नीचे रह गए हैं। मींस हायर टॉप हायर बॉटम की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि अभी जो गोल्ड है एक पॉजिटिव ट्रिगर में आता हुआ दिखाई दे रहा है धीरे धीरे। और आप देखें तो $1840 के ऊपर सक्सेसफुली 3 हफ्ते हो गए मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़े हैं उससे काफ़ी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है। इन्फ्लेशन का जो कंसर्न है वो भी यहाँ पे रहेगा, और जो जियोपॉलिटिकल दोबारा से हमने सैंक्शंस के बाद देखे हैं उससे भी गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रह सकती है। हम बाई साइड में ट्रेड करना पसंद करेंगे। हमें लगता है करीबन 51,000 के आसपास गोल्ड में खरीदारी करें। 50,750 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 51,400 तक हो सकता है। सिल्वर के अंदर भी करीबन 62,300 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 61,750 का रहेगा, टारगेट 63,000 देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड करीबन 1860 से लेकर $1865 तक के लेवल दिखा सकता है, और सिल्वर जो है करीबन $22.50 तक के लेवल वहां देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और बॉन्ड यील्ड में डाउनसाइड आता हुआ दिखाई दिया है, तो उससे गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। ओके, चलिए देव अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में कॉपर सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा है, यहाँ पर क्या करें, इस गिरावट पे खरीदे क्या कॉपर को? कॉपर का भी एक अच्छा लेवल बाइंग का। अगर कॉपर हम देखें तो काफी टाइम से एक रेंज में कारोबार कर रहा था, पर अभी चाइना से जो न्यूज आ रहे हैं कि कोरोना के जो लॉकडाउन है लोग ईज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी, तो साथ ही साथ बेस मेटल का डिमांड भी बढ़ेगा। तो अभी कॉपर में एक कप एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया हुआ है डेली चार्ट पे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो 794 के ऊपर हम बाई कर सकते हैं अभी, और टारगेट हम 800 का लगा सकते हैं, और स्टॉप लॉस नीचे 790 का रखें। ओके, तो ये कॉल है 800 के टारगेट के लिए, 790 का आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। कॉपर बाई की सलाह। आप क्या पसंद करेंगे खरीदना आज मेटल में बिटूपन? मुझे जिंक भी ठीक लग रहा है। जिंक में भी 335 के आसपास बाय कर सकते हैं, 333 के नीचे स्टॉप लॉस, 339.40 तक टारगेट दिख सकता है। और कॉपर में थोड़ा सा मैं और वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिप्स
अगर 790 192 ये सब लेवल मिलता है तो कॉपर में भी बाय करना है। 784 के आसपास स्टॉप लॉस, 805 का कॉपर का टारगेट है। लेकिन जिंक इनकी टॉप पिक है, बाई है 335 के लेवल पे, 340 टारगेट है। अनुज जी आपकी तरफ से मेटल में कोई टॉप ट्रेड? मेटल में हमारा कॉपर में बाय रहेगा। लास्ट वीक हमारा ट्रेंड पॉजिटिव ही था, जो टारगेट अचीव होते हुए दिखे थे। हमें लगता है करीबन इस हफ्ते भी 790 के आसपास खरीदारी करें। 784 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 800 रुपये तक इंट्राडे में या 1 या 2 दिन में दोबारा देखने को मिल सकता है। डिमांड बढ़ने की वजह से और इन्वेंट्री घटने से काफ़ी हद तक कॉपर को सपोर्ट मिला है और वीकली पर्सपेक्टिव से टेक्निकल में ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिससे कॉपर और बाकी बेस मेटल को सपोर्ट मिल सकता है। तो कॉपर बाय कर सकते हैं, साथ में जिंक और एल्युमिनियम के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके अनुज जी, फटाफट वक्त कम है, ग्वार सीड और कैस्टर क्या ट्रेड करें आज? देखिए, ग्वार में बिक्वाली का ट्रेड ले सकते हैं करीब 5800 में। स्टॉप लॉस 5880 का रहेगा। टारगेट 5700 तक हो सकता है। वहीं कैस्टर में रिकवरी देखने को मिली है, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है 7500 में। स्टॉप लॉस 7400 का रहेगा। टारगेट करीबन 7600 तक हो सकता है। ओके, यानी ग्वार सीड बेचना है और कैस्टर सीड खरीद सकते हैं। एग्री में 2 टॉप ट्रेड है अनुज जी की तरफ से। शुक्रिया देव आपका, बिटपन आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और मुनाफे की मंडी को और खास बना दिया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।